आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी का करंट अफेयर्स जो है वो लेकर आज हम लोग आए हैं। करंट अफेयर्स देखिए पढ़ने के कई तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि हम कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। अब वनडे एग्जाम में भी करंट अफेयर्स आता है, आईएएस में भी आता है, सब में आता है, लेकिन जो आईएएस का करंट अफेयर्स होगा वो पीसीएस में नहीं चलेगा, पीसीएस का करंट अफेयर्स वनडे में नहीं चलेगा। इसी कारण ही कारण है कि लोग गलत किताबें गलत तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तैयारी कर ली है बट करंट अफेयर्स तैयार नहीं हुआ, सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ। जो हम आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं वो उसका मेन मकसद यह है कि पीसीएस, यूपी पीसीएस में खासकर जो करंट अफेयर्स आता है उसको टारगेट करते हुए आज हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसमें आपका मकसद ये है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के भी चीजें को हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो जिस लेवल का पीसीएस एग्जाम होता है वो एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपसे बहुत सारे इनडायरेक्ट सवाल भी पूछता है। किसी भी घटना के कई आयाम होते हैं, कई डायमेंशंस होते हैं और उन डायमेंशंस को समझना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना घटी, उसका हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या होगा, सोशल एक्सपेक्ट क्या होगा। अगर आप सभी चीजों को ध्यान दे देते हैं तब आप कह सकते हैं कि आपका वो टॉपिक कवर हो गया है। दोस्तों पहला आपका करंट अफेयर्स है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो मोदी जी ने लॉन्च किया है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ। अब मेरठ में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि मोदी जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च की है, वो की है मेरठ में लॉन्च की है ये, ठीक है। पहला चीज आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो मेरठ में हुई है और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब मेजर ध्यानचंद जो है आपको पता ही होगा कि हॉकी प्लेयर है, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है, ठीक है। ये मेजर ध्यानचंद जी हैं, इन्हीं के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को रखा गया है मेरठ में। मेरठ कहां है? मेरठ यूपी में है, ठीक है। मेरठ कहां है? मेरठ हमारा यूपी में रहता है। और एक चूंकि पीसीएस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको तारीख पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं, तो ये फाउंडेशन डेट जो रखी है वो 2 जनवरी 2022 की डेट है। ये 2 जनवरी को फाउंडेशन डे है। कई बार सवाल पीसीएस, खासकर पीसीएस प्री में आए हैं जब डेट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, डेट के ऊपर, फला चीज कब इनॉग्रेट हुई, कब हुई, डेट के ऊपर, तो डेट को ध्यान रखिएगा। तो डेट ऑफ फाउंडेशन जो है वो 2 जनवरी 2022 की है, ठीक है। लगभग 700 करोड़ रुपया खर्चा इसके ऊपर आ रहा है। ये ऐसे डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे पीसीएस के लिए। तारीख हो गई, कोई कॉस्ट आ गया, कोई पुल बनाया गया तो पुल का लंबाई कितनी हो गई, ये सवाल आए हुए हैं, ये सवाल आए हुए हैं। हमें जब भी ऐसे कोई इसी इवेंट को हमें पढ़ना है तो उस इवेंट्स के ये कुछ फैक्चुअल चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पीसीएस का जो करंट अफेयर्स होता है वो फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों का कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है। तो हमें फैक्ट्स पर भी ध्यान देना है और हमें कॉन्सेप्चुअल चीजों पर ध्यान देना है। तो मेरठ में है, जो यूपी में है, 2 जनवरी 2022 को ये फाउंडेशन डेज का रहा। लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, और इस पे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स को कराया जाएगा इसके अंदर। क्रिकेट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये सब ओलंपिक गेम्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, मेरठ के ऊपर एक बात रहती है कि स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो हमने खबर जो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, अब हम धीरे धीरे वहां से खबरों को और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जामिनर की तरह सोचिए, एग्जामिनर हो सकता है आपसे डायरेक्ट सवाल ना पूछे, थोड़ा सा आपको इसी टॉपिक में एक लेयर अंदर लेके आके है, तो वो लेयर बोलेगा कि यार अच्छा बताओ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कौन है? तो मेरठ है स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। ये आपको बता दिया है, ठीक है। बिकॉज यहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि खेलों का सामान बनाती हैं। यूपी में कभी भी आपको यूपी में कभी जिलों के बारे में सवाल आए कि वो कौन सा जिला है जहां पे स्पोर्ट्स का सामान बनता है, तो वो मेरठ में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, पुराने मेंस में आ चुका सवाल ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा एक लेयर और अंदर जाते हैं कि चलो भाई स्पोर्ट्स की तो बात हो गई है, लेकिन मेरठ अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। अगर हिस्टोरिकल देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट घटना यहां घटी है। क्या घटी है? जो 1857 का रिवोल्ट हुआ। अब देखिए, मैंने करंट अफेयर्स को हिस्ट्री जोड़ने की कोशिश की है। मेरठ को हिस्ट्री से, अभी तक स्पोर्ट्स पढ़ लिया हमने, वो तो करंट अफेयर्स हो गया,
लेकिन मेरठ का हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या रहेगा ऐतिहासिक, तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे वहां पे, बैरकपुर हमारा बंगाल में है, ठीक है, वहां शुरू हुआ। लेकिन जब पूरे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मेरठ पहुंचे, तो मेरठ पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर दिल्ली चलो का नारा दिया। तो कभी पूछा जाए आपसे कि दिल्ली चलो का नारा कहां दिया गया, तो वो मेरठ में दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। सबसे सारे लोग यहां दिल्ली चले गए थे। यहां पे 1857 का जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत बड़ा एक सवाल, मतलब हिस्ट्री में सवाल कई बार पूछे गए हैं, जो मेरठ से जुड़ा हुआ है, वो है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 का। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरठ षड्यंत्र केस। षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र हुआ था ये समझते हैं। इसमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं वहीं, ठीक है, वो कहां कहां फोकस करना है वो समझते हैं। पहला है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में ये चीज हुई। तो पहले तो हमें तारीख याद करना है, क्योंकि पीसीएस 2021 में आपसे एक सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने 4-5 इवेंट्स थे, उन इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो हमें कुछ तारीखों को भी, या कम से कम उन सालों को भी याद रखना है, ठीक है। तो 1929 में हुआ। अब ये फोटो देख रहे हो आप, यहां पर क्या हुआ देखिए, 1929 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी हुआ नहीं है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो दुनिया थोड़ी सी अलग तरह चल रही है। समाजवाद यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, ये काफी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया इनको सपोर्ट कर रहा है, समाजवाद, सोशलिज्म को और साम्यवाद, ठीक है। अच्छा, जो ब्रिटेन है और अमेरिका है, ये क्या है, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी कंट्रीज हैं। और पूंजीवादी कंट्रीज को हमेशा खतरा था कि ये जो समाजवादी सोच है, सोशलिस्ट सोच है, ये लोग हो सकता है हमारा माहौल खराब करे, हमारे खिलाफ काम करे। और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में काफी रहा कि समाजवादी जो थे वो बहुत बड़े अपोनेंट थे इन पूंजीवादियों के, क्योंकि पूंजीवाद के खिलाफ ही समाजवाद बना। पूंजीवाद में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, समाजवाद उसका उत्तर लेकर आने की कोशिश की है। अब वो ला पाया नहीं ला पाया अलग फैक्टर है, लेकिन पूंजीवाद कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा, लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो पूंजीवाद के लिए एक ही खतरा है, समाजवाद। अच्छा, अब ये कुछ इंडियंस जो थे वो चले गए रशिया, और रशिया से लेनिन से ट्रेनिंग वेनिंग लेकर आए यहां पर। तो ब्रिटेन वालों को बड़ा लगा कि यार ये तो माहौल खराब कर देंगे, ये इंडिया में आके माहौल खराब कर देंगे, तो उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये कुछ 15 लोग, 25 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया था कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, कि आप ब्रिटेन साम्राज्य को आप खिलाफ एक साजिश रच रहे हो, ठीक है। तो ये लोग अमूमन सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लोग थे। सवाल क्या बनता है? पहला सवाल तो बनता है कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस क्या है। तो केस क्या है कि जो समाजवाद और कम्युनिज्म है वो लोग एक्टिव हो रहे थे, वो लोग, ठीक है। दूसरा था कब हुआ, 1929 में हुआ। तीसरा सवाल बनता है कि भाई कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो ये नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोगों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। पहले हैं कुछ इंडियंस और दूसरे कुछ यूरोपियंस। सवाल पूछा गया है, 3 यूरोपियंस इसमें हैं जिनको जेल हुई थी। कौन कौन हुए थे? हचिसन, ब्रैडले, स्प्रैटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन यूरोपियन हुए थे? हचिसन, ब्रैडले, स्प्रैटा। ये 3 यूरोपियन थे जिनको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जेल में डाला गया था। ये यूरोपियन थे। जब भी यूरोपियंस का नाम आता है, एक तो इन केस में नाम आता है और एक आता है 1857 में कि अवध में किसने कब्जा किया, मतलब कौन सा अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई किया था और कौन सा इंडियन। जैसे अवध की हम बात करते हैं तो बेगम हजरत महल थी, तो बेगम हजरत महल का किससे लड़ाई हुई थी? तो कैम्बल थे, ठीक है। वहीं रानी झांसी का लड़ाई किससे हुई थी? तो अलग अलग जगह पर कौन सा अंग्रेज लीडरशिप दे रहा था, तो वहां पर मैजा वाले वाला सवाल आता है। उसी तरह से आपका ये वाला केस जो है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन से अंग्रेज इन्वॉल्व हुए थे? तो 3 थे, हचिसन, ब्रैडले, स्प्रैटा। याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं। इंडियंस कौन कौन थे? केन सहगल,
शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और ऐसे डांगे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। कुछ यहां पे नाम है, ये सब यहां पे फोटो बनी हुई है, ठीक है। कौन कौन? के.एन. सहगल, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, डांगे। डांगे और मुजफ्फर अहमद जब भी आपको हिस्ट्री में दें, समझ जाना कि ये कम्युनिस्ट हैं। इन्होंने रेलवे का जो स्ट्राइक थी या इंडस्ट्रीज थी उनमें भी काफी एक्टिव रोल प्ले किया हुआ है। ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा और आगे आते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। स्पोर्ट्स को लेकर कुछ स्कीम्स भी हैं, हम बात करते हैं। अब जो हिस्ट्री पढ़ लिया, अब करंट की बात करते हैं। खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है। असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पेशल अवार्ड्स टू विनर्स इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एंड देयर कोचेस, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ये कुछ आपके रहे हुए हैं। थोड़ा सा और आसान जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। या कभी छोटा एग्जाम कभी आ जाए, कभी आसान सवाल आ जाए, हमेशा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, कई बार आसान सवाल भी आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो भैया अनुराग ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है। और जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो श्री निशित परामरिक हैं ये, ठीक है। चलिए इनका तो कितना नहीं आएगा, लेकिन इनका आ सकता है। चलिए ये टॉपिक आपका कवर हो गया ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपने पूरा टॉपिक कवर कर लिया इसके अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने एक ही टॉपिक से हिस्ट्री पढ़ ली, करंट अफेयर्स पढ़ लिया इसके अंदर, ठीक है। अब मेरिट आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि मेरिट से जुड़े हुए सवाल क्या क्या बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भैया सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, खबर ये है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान रिजाइन, कौन है ये? अब अब्दुल्ला हमदौक। अब पीसीएस के एग्जाम की हम बात करते हैं तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हाल फिलहाल में कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने रिजाइन किया। तो वो तो क्या पूछ सकता है, सूडान के बारे में हो सकता है सवाल पूछ ले, या आपसे नाम ही पूछ ले अब्दुल्ला हमदौक को, ठीक है। एक तो आप, क्योंकि कई बार सवाल इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि पहली वुमेन प्रधानमंत्री कौन बन गई, ये क्या बन गया, इसका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि भाई असल में इन्हें रिजाइन क्यों किया, क्योंकि कहा जाता है कि थोड़ा सा इनके करप्शन का इन पे चार्जेस लग रहे थे, और वहां पर अच्छा सूडान के साथ क्या है, सूडान में अभी डेमोक्रेसी बहुत स्टेबल नहीं हुई है, तो वहां पर मिलिट्री का बहुत इन्वॉल्वमेंट आता है, मिलिट्री कू जो होती है बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे काफी ज्यादा रहा। तो अब्दुल्ला हमदौक ने इसके ऊपर कि पॉलिटिकल डेडलॉक रहा और ये कहा था कि मिलिट्री कू हो सकती है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं सूडान की। तो पहले समझे सूडान है कहां पर? भाई सूडान अफ्रीका में कंट्री है, सूडान यहां पे, ठीक है। अच्छा, सूडान के साथ साथ एक कंट्री और भी हुई थी, वो साउथ सूडान भी है। सूडान को तोड़कर एक कंट्री बनती है जिसका नाम है साउथ सूडान, ठीक है। अब सूडान यहां पर है, सूडान के नीचे साउथ सूडान है, काफी गरीब कंट्री है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या बन सकता है अगर आप पीसेस की बात करते हैं, तो अगर आप मैप देखते हो, अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं कहता यार सूडान के बारे में खबर है, चलो मुझे नहीं पूछना प्रधानमंत्री का नाम, मुझे नहीं पूछना प्रधानमंत्री का नाम, लेकिन जब मैं सूडान की पिक्चर देखता हूं मैप में, तो मुझे रेड सी दिखाई दे रही है, मुझे मेडिटेरेनियन सी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं सवाल पूछ सकता हूं ना कि भाई ये बताओ, बल्कि पूछा भी गया है कि मेडिटेरियन सी से अरेबियन सी को कौन जोड़ता है? रेड सी, लाल सागर, ठीक है। मेडिटेरियन सी से अरेबियन सी को हमारा रेड सी जोड़ती है, तो ज्योग्राफी का सवाल बन गया आपका। तो जब भी कोई घटना देखनी है तो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं कि क्या क्या हो रहा है, सिर्फ खबर रट्टा मार के नहीं आना है, क्योंकि जब अगर रटोगे तो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आपने मेडिटेरियन सी पढ़ लिया, रेड सी पढ़ लिया, अरेबियन सी पढ़ लिया। अच्छा, अभी यहां पे एक सवाल और आ जाता है कि भाई जो ये सुएज कनाल होती है, सुएज कनाल कहां पर है? मिस्र में। सुएज कनाल कहां पर है? इजिप्ट में, मिस्र में। और सुएज कनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरियन सी जोड़ती है। सवाल ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आपको यहां पर ज्योग्राफी भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया, और आपको यहां पर बाकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट और सब मिल गया आपको, इस तरह से पढ़ा। बाकी कोई इतना खबर यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों जो यूपी पीसीएस 2022 के लिए जो कोर्स करना चाहते हैं, प्री प्लस मेंस का कोर्स है, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो आप 8317040152 पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। चलिए
अब एक छोटी सी खबर आई है कि विनय कुमार त्रिपाठी साहब जो हैं वो नए चेयरमैन और सीईओ बनेंगे रेलवे बोर्ड के। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी साहब जो हैं वो नए चेयरमैन और सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के। अच्छा, अब विनय कुमार साहब जो हैं, वैसे देखिए, वैसे तो खबर जो इंपॉर्टेंट है, विनय कुमार त्रिपाठी की खबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि नए चेयरमैन और सीईओ कौन बना, विनय कुमार त्रिपाठी। इनकी अगर हिस्ट्री देखोगे तो आप देखोगे कि ये कई काम किए हैं, और एक काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट किया, उन्होंने 3 फेज लोकोमोटिव्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि जो इंजन है, 3 फेज इंजन है, उस पर काफी अच्छा काम किया हुआ है। इनके इसमें एक्सपर्टीज रही है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और इंडिया में जो अच्छे इंजन बने उसमें विनय कुमार त्रिपाठी साहब का एक बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं इंजन की। तो हिंदुस्तान में इंजन कहां बनते हैं, सवाल पूछा गया हुआ है। हिंदुस्तान में कलकत्ता में नहीं, चितरंजन में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, CLW। ठीक है, कहां पर ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये है आपका फोटो, देखिए ये है, ठीक है, आसनसोल का मरता है। ठीक है, ये आसनसोल आपका, ठीक है, ये आसनसोल है, यहां पर जो बनता है आपके, हाँ कलकत्ता यहां पर है आपका। ठीक है, तो क्या हो गया आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पूछा गया है आपसे वो। ठीक है, कहां बनते, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW में, कहां पर है, आसनसोल में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सावित्रीबाई फूले, इनका बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, इनकी 3 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी कि इनके जन्मदिन था उनके। अब सावित्रीबाई फूले के ऊपर कई सवाल बनते हैं, हिस्ट्री को लेकर बनते हैं, तो उसको थोड़ा समझते हैं। सावित्रीबाई फूले जो पैदा होती हैं 3 जनवरी 1831 में, ठीक है, एक बहुत ही गरीब परिवार में। ठीक है, और इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनती हैं, इंडिया की पहली फीमेल। कोई भी चीज जो पहली बार हो, 50 साल हो रहे हो, 25 साल हो रहे हो, 100 साल हो रहे हो, इस तरह की कुछ फिगर आ रही हो, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सावित्रीबाई फूले इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर हैं। अच्छा, इनका क्या कहानी है कि 3 जनवरी 1831 में ये पैदा हुई, और मात्र 8-9 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फूले से। बड़ा फेमस ये लोग दोनों नाम हैं। ये दलित एम्पावरमेंट में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का तो वो तो 20वीं सदी के लोग हैं, लेकिन ये 19वीं सदी के लोग हैं जिन्होंने अपने हिसाब से काफी ज्यादा काम किया गया है। दलित महापुरुष माने जाते हैं ये। और उसमें सावित्रीबाई जो फूले हैं, बहुत ही यंग एज में इनकी शादी होती है। काफी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं होती है, लेकिन जब शादी होने के बाद ज्योतिबा फूले, इनके पति, इनको पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, और ये पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई करके ना सिर्फ खुद एजुकेटेड होती हैं, बल्कि लड़कियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लड़कियों के स्कूल खोलती हैं। तो ये पैदा कहां हुई, सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहां पर ये 1831 में ये पैदा होती हैं। ठीक है, और ये पैट्रियार्ची और कास्टिज्म इसके खिलाफ लड़ती हैं, यानी अपनी जो हम कहते हैं कि पुरुष प्रधानता होती है उसके खिलाफ लड़ती हैं, कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ती हैं, और जो वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, या वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो उसके लड़ाई लड़ती हैं। अच्छा, वुमेन राइट्स जब आज इतना बड़ा मुद्दा है, आज से 150 साल पहले तो ये इसका खबर ही नहीं थी। औरतों की तो कोई राइट्स ही नहीं हुआ करते थे। उस समय ये औरतों की राइट्स की लड़ाई लड़ती हैं। तो कभी भी अगर आपको मेंस में भी लिखना पड़े, क्योंकि देखिए औरतों के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं पीसीएस के ऊपर, अगर मेंस में आए तो आप सावित्रीबाई फूले का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब शुरुआत में है। इन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर, वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अपना काम किया, शुरुआती दौर में काम किया जब ऐसी कोई चीजें हुआ नहीं करती थी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक स्कूल खोला, ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर, फर्स्ट एवर स्कूल फॉर द वुमेन इन पुणे। पुणे में अपने पति ये ज्योतिबा फूले हैं, इनके साथ मिलकर 1848 में एक स्कूल खोलते हैं जो कि पुणे में खुलता है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, इन्होंने लगभग 18 स्कूल पुणे में खोले हुए हैं। तो पुणे में अच्छा खासा इनका मेहनत है, काफी ज्यादा इन्होंने काम किया है। लगभग 18 स्कूल जो है पुणे में इन्होंने खोले हुए हैं। एक है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। क्या है? बाल हत्या
प्रतिबंधक गृह, ये एक तरह का सेंटर था जो कि प्रेग्नेंट रेप वुमेन के विक्टिम्स के लिए खोला गया था। यानी कि वो औरतें जिनको रेप हो जाता है और रेप के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनके केयर सेंटर के लिए, केयर के लिए एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, एक केयर सेंटर खोला, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला है इसके लिए। ठीक है, प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स के लिए खोला है। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ ये कहते हैं कि पहली टीचर तो थी, लेकिन साथ में पहली वुमेन पोएट भी थी। मॉडर्न एरा की हम बात करते हैं, काफी ज्यादा पोएट्री की, और उन्होंने वुमेन एजुकेशन और अनटचेबिलिटी के लिए काफी काम किया। अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा काम किया इसके अंदर। अच्छा, अब एक चीज और किया इन्होंने, एक और काम किया, इन्होंने काव्य लिखे, काव्य फूले, जो पब्लिश की 1854 में, काव्य फूले और भवन कश सुबोध रत्नाकर, ये इनकी पोएट्री है। क्या है? भवन काशी सुबोध रत्नाकर, ये 1892 में इनकी जो पोएट्री है वो भी पब्लिश की जाती है। तो पहली थी काव्य फूले जो 1854 में पब्लिश हुई, और भवन काशी सुबोध रत्नाकर जो है वो 1892 में पब्लिश की जाती है। मैं पहले कहा कि पहली फीमेल आपकी पोएट बनी जाती है। तो दोस्तों ये 4 जनवरी का करंट अफेयर्स है, और ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके ज्वाइन ले सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, पीसीएस गुरुजी का जो टेलीग्राम ऐप है वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।